बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। नाज़रीन, इंसान हमेशा अपने अच्छे फ्यूचर के ख्वाब देखता है और इसको बेहतर करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है। मकसद अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना होता है। कहते हैं कि जब एक जगह आपका काम ना चल रहा हो तो आपको जगह बदल लेनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरी जगह भी रास नहीं आती और वो नई जगह पर जाकर ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। इसी तरह मोहब्बत में भी होता है कि इंसान को कभी कभी पहली मोहब्बत रास नहीं आती और वो दूसरी की तलाश में निकल पड़ता है। इसको लग रहा होता है कि वो दूसरी मोहब्बत पाकर खुश होने वाला है, लेकिन यही मोहब्बत कभी कभी उसके लिए वबाले जान बन जाती है, क्योंकि जब तक मोहब्बत जायज़ और पाकीज़ा ना हो उसका अजर नहीं मिलता, बल्कि इसकी सज़ा मिलती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो होते ही ख़तरनाक हैं और उनका अंजाम भी ख़तरनाक ही होता है। हमारी आज की कहानी भी इसी तरह के वाक़यात पर मबनी है, जहां अपने अच्छे के लिए उठाया गया कदम गलत हो गया था। और फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये लो असलम, अपनी रोटी साथ ले जाओ। दानिया, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरा इतना ख्याल करती हो। देखो असलम, तुम भी तो हमारे लिए काम करने बाहर जाते हो, फिर घर को देखना, बच्चों को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ना अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ कि तुम जैसी बीवी हर एक को दे। अच्छा ये बताओ, आज किधर जा रहे हो काम करने? वो तुम्हारे भाई अनवर ने बताया नहीं है, ये साथ वाले गांव में जाना है। अच्छा ध्यान से जाना। लो, वो ध्यान से ही जाता हूँ, पहले मैं कौन सा बेध्यानी में जाता हूँ। भाई आजकल जमाना बड़ा खराब है, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से जाना। तू भी पल्ली लोग है, वो मैं कोई लड़की हो जाए, मुझे कोई मसला होगा, ध्यान से ही जाता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कहा जाता, बंदों को उतारने वाले भी बड़े लोग हैं बाहर, इसीलिए कह रही हूँ अपना ख्याल रखना। ठीक है दानिया जी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, अब खुश। वो मेरा बब्बर शेर किधर है? अकबल पुत्र है, इधर ही होगा। बेटा इधर आना। जी अब्बा जी। हाँ मेरे बब्बर शेर, चल जरा अपने अब्बे की गड्डी के लिए ना जरा बड़े वाला गेट खोल। जी अब्बा जी। हाँ, चल मेरा पुत्र। ले दानिया, दुआ करना। थक गए हो? नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि काम मिलने लग गया है। देखा, मेरे कहने का फायदा हुआ ना। हाँ सही कह रही हो, मैं ही बजीता कि अपनी भाई जगह नहीं छोड़नी। बात दरअसल ये है असलम, सियाने कहते हैं जब एक जगह पे रिस्क ना मिले तो दूसरी जगह बदल लेनी चाहिए। हाँ, बात तो तुम्हारी 100% ठीक थी। जब से हमारे गांव आए कहीं ना कहीं से काम आता ही रहता है। सही कह रही हो। इसीलिए तो कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे किसी ना किसी औरत का ही हाथ होता है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? मेरी सहेलियां। अच्छा, ये अपनी सहेलियों को कहना कुछ और ना सिखा दे, कहीं कोई और मसला बन जाए। देखो असलम, तुम्हें मेरी सहेलियों के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। भाई मजाक कर रहा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये हुई ना बात। हाँ। हमारी कहानी के किरदार असलम को अपने गांव से ससुराल शिफ्ट होना रास आ गया था। पहले उसका काम नहीं चल रहा था, लेकिन जब से वो ससुराल आया था उसका कारोबार चलने लगा था
और वो अब इस मामले में खुद को खुश नसीब समझने लगा था, क्योंकि उसकी बीवी का दिया हुआ मशवरा उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ था। इसलिए वो पहले से भी ज़्यादा अपनी बीवी से प्यार करने लगा था। दानिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो उसको 2 वक्त की रोटी मिलने लग गई थी, और दूसरा ये कि उसके शौहर ने उसकी बात मानकर उसके मैके में आकर रहने की हामी भी भरी, और फिर ऐसा कर भी लिया। अब घर में रौनक का माहौल था। समझ नहीं आ रही हालात किस तरफ जा रहे हैं। बेटा बाहर दरवाजे पे देख कौन है। हाँ। अल्लाह करे खैर की खबर वाला ही हो। अल्लाह करे। पता नहीं कौन है। अकबल बेटा मेहमान को अंदर ले आओ। बस दुआ किया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। असलम भाई कोई काम कर रहे हैं आप इस वक्त? नहीं जी, वैसे तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बस आज ही फ्री था। हमारे साथ रहेंगे तो कभी फारिग नहीं होगा। मेरा नाम क्या है, कहाँ काम करना और कितने दिनों का काम है? मेरा नाम साजिद है। मेरा 10 दिन का काम। 10 दिन का काम? ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने सोचा आपसे काम करवाऊं। असलम अपने काम का बहुत माहिर है, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, आप कहती हैं तो मैं। अच्छा असलम साहब आइए ना, आप वो प्लॉट देख लें, आप मटेरियल का अंदाजा हो जाए तो सामान वगैरह मैं अरेंज कर लूँगा। हाँ जी, क्यों नहीं, अभी चले। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। लगता है ना। वो क्यों? क्योंकि आप मियाँ बीवी बिल्कुल जवान है। वो जरा हमारी शादी जल्दी हो गई। इसलिए जी। ठीक है असम साहब चले भी। जी चलते हैं। दानिया मैं बस अभी काम देख के आता हूँ, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। हाँ जी आप भी। चले जी। दुआ करो तुम भी, ठीक है ना? साजिद इसी गांव का एक नौजवान था। वो असलम का नाम सुनकर आया था, लेकिन जब उसके घर आया तो उसकी आशिक मिजाज तबीयत रह न सकी और वो दानिया को देखकर मुतासिर हो गया था। उधर उसके देखने और बातों से दानिया भी मुतासिर होती नजर आ रही थी, क्योंकि वो उसकी ऊट पटांग बातों से खुश हो रही थी। जितनी लचक दानिया दिखा रही थी वो साजिद के लिए काफ़ी थी। इसको अपने लिए रास्ता हमवार होता नजर आ रहा था। असलम शायद इस बात को महसूस नहीं कर पाया था। अब सोचने वाली बात यह थी कि क्या साजिद का आना जाना असलम के घर बढ़ने वाला था, और क्या ऐसी सूरत में दानिया कदम साजिद की तरफ बढ़ा देगी, या वो खुश मिजाजी की वजह से मशकूक हो रही थी। साजिद भाई आपको मेरा काम कैसा लगा? असलम भाई आपने तो कमाल कर दिया, आप तो बहुत बड़े मिस्त्री हैं। बस ऐसे ही है। वालेकुम सलाम। भाई सुबह कितने बजे आना है? हाँ सुबह 8 बजे। ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ जी चलिए। अरे अरे असलम, ऐसे कैसे अपने मेहमान को दरवाजे से बाहर भेज रहे हो तुम? इनको अंदर बुलाओ, चाय पिलाते हैं इनको। तेरे की एक तो ना थकावट की वजह से मेरे ज़हन से बात नहीं निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर सही। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अंदर आए, आपने असलम के लिए काम निकाला है। आपको एक प्याली मेरे हाथ की चाय पीनी ही पड़ेगी। हाँ जैसे आपकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ पहले खाना लगा दो। अरे नहीं नहीं, आज मैं कपड़े धोती रही हूँ सारा दिन। खाने में जरा देर है, इनको चाय पिलाते हैं। मैं तो कहता हूँ चाय का तकल्लुफ ना करें, काफी थकी हुई है। नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है। आपको चाय हमारी पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर चाय में इतनी चाहत हो जाए
तो इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ अरे पीजिए चाय। चलो आ जाए चले। असलम तो साजिद को घर के दरवाजे से ही फारिग करने वाला था, लेकिन दानिया को इस बात का एहसास था कि साजिद ने इसके बंदे की खातिर काम तलाश किया है, तो कम से कम एक कप चाय तो साजिद का हक है। लेकिन दूसरी तरफ साजिद पहले ही इस बात के लिए तैयार बैठा था कि इसको दावत मिले और वो कबूल कर ले। दानिया के कहते ही इसने चाय पीने की हामी भर ली थी, लेकिन ये बात सिर्फ चाय की हद तक जाती दिखाई नहीं दे रही थी। दानिया की दिलचस्पी और साजिद की हरकतों से लग रहा था कि मामला वाकई चाय से चाहत की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। साजिद की आंखों से मिलने वाले पैगाम को दानिया अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मसला ये हो रहा था कि वो इसकी आंखों के पैगाम को सिर्फ समझ नहीं रही थी, बल्कि इस पैगाम को वसूल करने को तैयार भी थी। यानी वो साजिद के साथ पसंदीदगी या मोहब्बत की पींगे बढ़ाने वाली थी। क्या उनकी आंखों ही आंखों में पलती हुई मोहब्बत के बारे में असलम को मालूम हो सकेगा? इस हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मोहब्बत की जो साजिद और दानिया के बीच परवान चढ़ रही थी। मोहब्बत कोई बुरा जज्बा नहीं है, लेकिन इस मोहब्बत में बुराई ये थी कि दानिया एक शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ थी, जबकि दूसरी तरफ साजिद गैर शादीशुदा था। साजिद को क्या वाकई दानिया अच्छी लगी थी, या फिर वो वक्ती तौर पर टाइम पास के लिए ऐसा करने वाला था? क्या उनकी ये मोहब्बत मुआशरे में और उनके अपने घरों में बिगाड़ पैदा नहीं करने वाली थी? लेकिन जो भी होने वाला था, कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है और इसको कुछ पता नहीं होता कि ज़माना सर पर आन खड़ा होता है, तब जाकर अक्ल आती है। चाचू आप? बेटा क्या हाल है, ठीक हो? जी अब्बा हैं घर पर? नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं। और अम्मी वो भी घर पर है कि नहीं? हाँ, वो घर पर हैं। अकमल बेटा कौन है बाहर? मम्मा भाई साजिद चाचू आए हैं। ओह अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर आ जाइए। मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने सोचा असलम भाई की खैरियत पूछता जाऊँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब आप चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। जाओ बेटा दुकान से दूध लेकर आओ। नहीं बेटा कोई बात नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। चाय में चाहत भी है, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। जी वो तो फिर तो जरूर। ये बेटा ये लो आप दूध लेके आओ और बाकी वैसे आप रख दो, ठीक है? बैठिए ना। वैसे आप देखते बहुत खतरनाक तरीके से हैं। आपकी मुस्कुराहट ही बहुत खूबसूरत है। एक बात तो बताएं, आपने ये बातें बनाना कहाँ से सीखा है? खूबसूरती को देखकर। जब हुस्न सामने होता है तो बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। आज वो सब कुछ हो गया था जो अभी तक नहीं हुआ था। असलम घर पर नहीं था, ये साजिद की खुशकिस्मती थी। दानिया को भी दिल की आवाज़ निकालने का मौका मिल गया था। इस तन्हाई से फ़ायदा उठाते हुए दोनों ने एक दूसरे से दिल की बातें खुलकर कर दी और अपनी अपनी मोहब्बत का इकरार भी कर डाला था। अब कोई पर्दा ना रहा था,
कोई शक न रहा था। ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि साजिद भी दानिया को देखते ही रह गया था और उधर दानिया शादीशुदा होकर भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और इसको भी साजिद अच्छा लगने लग गया था। मोहब्बत की कहानी ने जन्म ले लिया था, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत और खुशबू कभी छुपाए नहीं छुपती, उनका पता चल ही जाता है। भाई आ जाओ, कितना काम रह गया है। और सुनाओ भाई, क्या हाल? शुक्र है अल्लाह का, तू सुना। हाँ मैं ठीक हूँ। यार मैं ना पहले दानिया को बड़ा बेवकूफ समझता था जब वो तुझे गाँव लाना चाहती थी। मुझे पता भाई कि तुमने बड़ी मुखालफत की। पूछोगे नहीं क्यों? बता दो। यार वो मिसाल तो सुनी होगी ना तूने कि दामाद की हैसियत ससुराल में कैसी होती है। हाँ सुना तो है, लेकिन मुझे यहाँ आकर बड़ी इज्जत मिली है। ओ यार इज्जत तो मिलती है, लेकिन एक इंसान का अंदर भी होता है ना जो उसे कहता रहता है कि यार मैंने ससुराल के नीचे लग के नहीं रहना। हाँ बात तो ये है, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही मुझे कभी ऐसा लगा है। तो उसकी वजह ये है कि तू मेरी फूफी का बेटा है, तो बहनोई होने से ज्यादा मेरा भाई है तू भाई। हाँ ये तो है। मैं बड़ा बेवकूफ समझता था दानिया को, लेकिन तेरे काम के मामला देखते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें अकल है यार। तो ऐसी बात नहीं है, होता पता क्या है, हम ना औरत को वो मुकाम नहीं देते जिसकी वो हकदार होती है। वो है बड़ी समझदार। वो साजिद है ना, पूरे हफ्ते का काम लेकर आया मेरे लिए। अब देखो, वो मेरी अकल चेक करो, और मैंने तो उसे दरवाजे से वापस मोड़ दिया था, लेकिन तानिया ने बड़ी समझदारी की, उसे चाह ऑफर कर दी। असलम अखलाकी तौर पर तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम वाले जो बंदे अगर इनको तू घर से बाहर रखे ना तो इसमें तेरी बेहतरी है। लेकिन साजिद बुरा बंदा नहीं है। ओए हुए, बंदे का बुरा होना ना होना कोई माने नहीं रखता, और वो बंदा तो है ना। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल खैर है, कोई नहीं, आगे से ध्यान रखिए। ठीक है, चल पट्टे उठा और डंगरों के पास ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा आ गए। मेरे बच्चे शाबाश। अच्छा इधर। हाँ जी मेरे बच्चे क्या कर रहे थे? बाबा हम खेल रहे थे और ये छोटा होकर भी मुझे मारता है। ऐसे ही होता है, जो छोटा होता है ना वही मारता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछना। देखा शरारती हो गया तू बड़ा। आ गया। हाँ आ गया हूँ। वो रास्ते में ना अनवर भाई से मुलाकात होगी, इसलिए थोड़ी देर होगी। कोई नहीं ताजी? कुछ खास नहीं। वो चाचू आए थे। कौन से चाचू? वो साजिद आया था तुम्हारे लिए काम की बात करने। क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, कह रहा था काम ढूंढ रहा हूँ, सोचा असलम भाई को हौसला ही दे आऊं। बाबा फिर हमने उन्हें चाय भी पिलाई। अंदर आया था वो? अब दरवाजे पे खड़ी होके बातें करना तो अच्छा नहीं लगता था, फिर मैंने उसे अंदर बुला लिया कि बैठ के बात कर। चलो जो तुम्हें अच्छा लगता है दानिया। खाना लगाऊं? हाँ लगा दो। चलिए ऐसे करें, आप लोग हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगा। इस तरह करो कि अंदर ही ले आना, बाहर बहुत सर्दी है। चलो आओ बच्चे अंदर करके बैठ लो। चलो शाबाश। दानिया ने असलम के पूछने के बावजूद साजिद की आमद की बात छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चे मन के सच्चे उसके बेटे ने अपने बाप को साजिद के आने की खबर कर दी थी। दानिया की चोरी पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन असलम की सादगी की वजह से
ये बात रफा दफा हो गई थी। क्या असलम कभी इस बारे नहीं सोचेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी भी गैर मर्द को घर के अंदर नहीं आना चाहिए, या फिर उसकी सादगी के पीछे ये सब चलता रहेगा? दानिया, हाँ मैं एक बात सोच रहा था, क्या? यही कि जो मेरे काम करने वाले लोग हैं ना, मैं इनको घर से बाहर ही मिला करूं। क्या ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? देखो, तुम मेरी बीवी हो, जवान हो, खूबसूरत हो और दिल से भी साफ हो, लेकिन लोग तो नहीं समझते ना इन बातों को। हुआ क्या है? हुआ तो कुछ नहीं। अब ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि बंदा कुछ होने का इंतजार करे। आपको मुझ पे शक है? नहीं, तुम पे कभी शक नहीं कर सकता, लेकिन जमाने पे एतबार नहीं है। मैं सोचता हूँ ये साजिद है ना, इसको भी काम के चक्कर में बाहर ही मिला करो। तो वो आए तो क्या कहूँ उसको? यही कहना कि असलम घर नहीं है, जब घर होगा तो आ जाना और दरवाजे से ही वापस कर देना उसको। मुझे लगता है आपके अंदर का शौहर जाग गया और आपको ये बात बहुत बुरी लगी है कि आपका ही कोई मिलने वाला आपकी गैर मौजूदगी में आया है और उसे चाय बनाकर पिला दी है मैंने। नहीं दानिया, शक तुम पर भी नहीं है और साजिद पर भी नहीं, लेकिन जमाना बहुत खराब है ना। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। असलम ने अनवर की बात को अपनी जिंदगी पर लागू कर लिया था और दानिया को भी समझा दिया था कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी जानने वाला बंदा घर के अंदर ना बुलाया जाए, बल्कि इसको घर के बाहर से ही बता दिया जाए कि असलम घर पर नहीं है। क्या असलम ने ये बात साजिद के घर के अंदर आने की वजह से महसूस की थी? क्या कहीं भी इसको शक था कि साजिद कुछ गलत कर सकता है, या उसको किसी भी बात से अपनी बीवी पर शक हो गया था और वो दानिया पर इसको वाजे नहीं करना चाह रहा था? लेकिन कहते हैं कि मर्द के जहन में अगर शक बैठ जाए तो फिर घर की जिंदगी खराब होने में देर नहीं लगती। सवाल ये था कि अगर असलम को शक था तो किस पर, अपनी बीवी पर या साजिद की नकलो हरकत की वजह से उस पर? इस हकीकत से पर्दाफाश करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि असलम ने अपनी बीवी से वाज़े अल्फाज में ये कह दिया था कि उसकी गैर मौजूदगी में साजिद भी घर के अंदर नहीं आएगा। अब दानिया ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि कहीं असलम को शक तो नहीं हो गया, और दूसरा, अगर शक हो भी गया है तो फिर अब वो साजिद से कैसे मिल पाएगी? इसने साजिद से मिलने के लिए राह निकाली थी। सो उसने इसका हल सोचा और साजिद से मिलने एक जगह पहुंच ही गई। ओहो साजिद, तुम समझ नहीं रहे, ऐसे बहुत ज्यादा मसला बन गया है। आखिर हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? फिक्र न करें, परेशानी की कोई बात नहीं। कैसे? सिंपल बात है, आपके शौहर काम पे तो जाते होंगे ना, और बच्चे? हाँ, बच्चों की प्रॉब्लम है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे घरों में ही हैं। तुम ऐसा करना कि पहले तो अब जब हमने मिलने का प्लान करना है ना, तो असलम को दूसरे गांव में भेज देना काम के लिए। दूसरा? और दूसरा ये कि नानों के घर नहीं जाते बच्चे। हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो। मैंने तो सोचा था तुम शायद प्यार में ऐसी बातें करती हो। मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि तुम सिर्फ प्यार में समझदार नहीं, तुम सच में समझदार हो। मेरी इस बात की तो असलम भी बड़ी तारीफ करती है। अब मुझे असलम के साथ ना मिला देना।
हमारी बातों में कुछ तो फर्क होगा ना। हाँ ये तो है, तुम्हारी बातों और आवाज की वजह से ही मैं पहले दिन से ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। ज़ाहिर नसीब, इस नाचीज बंदे को किसी काबिल तो समझा। अच्छा, और मेरे हुस्न के बारे में? हाँ, आपके हुस्न के बारे में शायर ने क्या खूब कहा है कि तुम भी। दानिया साजिद से मिलने इसकी बताई हुई लोकेशन पर जा पहुंची थी, लेकिन कहीं से भिनक असलम को भी मिली थी कि आज उसकी बीवी घर पर नहीं थी। जब इसने ससुराल से मालूम किया तो पता चला कि अपनी मां की तरफ भी नहीं गई थी और घर वापसी पर क्योंकि कोई सब्जी या कपड़े भी लेकर नहीं आई, इसलिए यह भी कंफर्म हो गया था कि वो बाजार भी नहीं गई थी। अब आखिरी बात यही हो सकती थी कि वो किसी से मिलने गई थी, लेकिन मिलने किससे गई थी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था। लेकिन दानिया और साजिद का अगला कदम कहीं उनको बदनाम तो नहीं करने वाला था। असलम, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहा है? हाँ, कुछ कहना चाहता है? कहना तो चाहता हूँ, लेकिन वो जुबान साथ नहीं दे रही। वो सिर्फ बहनोई नहीं, भाई बन के बात कर, मैं सुनूंगा तेरी बात। क्या बात है बता। भाई बाबू, वो जो तूने खदशा जाहिर किया था ना, कोई बात है। वो साजिद वाला? हाँ, मुझे अब पूरा शक हो गया है। मार दे, दोनों को मार, और पहले तानिया को मार। अभी ऐसा नहीं ना कर सकता। दूसरा एक मसला और भी है। वो क्या? मैंने ना कभी दानिया को मारा नहीं है। वो तेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही है और तू उसके लिहाज में पड़ा हुआ। लेकिन वो तुम्हारी बहन भी तो है ना। और मेरी बहन तो है, पर तेरी बीवी भी तो है। मैं चाहता हूँ तुम घर आकर एक दफा उससे बात तो करो। चल ठीक है, मैं शाम को लगाता हूँ तेरे घर चक्कर। बहुत शुक्रिया भाई। और रहेगी बात साजिद की, उसे मैं खुद देख लूंगा। बस तुम आके बात करो एक दफा उससे। करता हूँ कुछ। असलम को जो अपनी बीवी की रिपोर्ट मिली थी उस हिसाब से उसने दानिया के भाई अनवर से बात कर दी थी और अनवर ने यह भी कहा था कि वो दानिया से बात करके समझाएगा इसको। जब बात फैमिली में ओपन हो चुकी तो अब दानिया का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो भाई के कहने पर समझ जाएगी और छोड़ देगी साजिद का साथ, या फिर इसका फैसला उसके बिल्कुल उलट हो जाएगा और वो असलम को छोड़कर साजिद का साथ देने का फैसला करेगी? इस सूरत हाल का बच्चों पर क्या असर पड़ने वाला था, ये दानिया और साजिद की मोहब्बत इस बात से ऊपर ही सोच रही थी। क्योंकि अगर एक लम्हे के लिए भी दानिया के दिल में ममता जाग जाती तो वो शायद ऐसी मोहब्बत से बाज आ जाती। नाजिया बेटा देखो बाहर कौन आया। मामू आ गए, मामू आ गए। बेटा ये लो, उन दोनों को भी खिलाओ और अंदर कमरे में बैठो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। रहने दे, सर पे दुपट्टा तो तूने रहने नहीं दिया। भाई दुपट्टा सर पे ही है मेरे। और मैं इस दुपट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दुपट्टे की बात कर रहा हूँ जो तूने हमारे पैरों में रोल देना। पानी लाऊं भाई आपके लिए? पानी ला, थोड़ा सा जहर भी घोल के ले आ उसमें। भाई वो ओ चुप करो, खबरदार कोई बात की तो मुझे ये बता, 13 साल हो गए तेरी शादी को और तू ये क्या हरकतें कर रही है? भाई मेरी बात तो सुने आप। देख मेरी बात सुन, अपनी हरकतों से ना बाज आ जा, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाई
मेरी बात तो सुने आप। बकवास बंद करो अपनी, एक लफ्ज न निकले मुंह से। बस अपने एमाल पे गौर करो। 3 बच्चे तेरे 3। इस उम्र में इश्कबाजी कोई अच्छी हरकत नहीं है। और मेरी बात सुन, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर तू अपनी हरकतों से बाज आ जाए ना तो ये तेरे लिए बेहतर है, वरना जमीन में गाड़ कर रख दूंगा तुझे मैं। अनवर दानिया का भाई था, इसलिए उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत तो नहीं हुई उसकी, लेकिन उसने अपनी हरकतों से बाज आने वाली बात पर गौर नहीं किया और फिर इसने साजिद से राबता कर लिया। अब वो फ़ोन पर भी प्लानिंग कर लेते थे और कहीं ना कहीं मिल रहे थे। असलम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद दोनों उसके काबू में नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन असलम और साजिद का आमना सामना हो ही गया। अस्सलामु अलैकुम असलम भाई। मेरी पीठ में चुरा घोंपकर मुझसे मेरा हाल वाल पूछ रहा है, मैं कैसा हूँ? नहीं असलम, इस अमल पे मेरा इख्तियार नहीं था। तुम मेरा घर बर्बाद करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं असलम भाई, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा, बल्कि आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी एक बात याद रखना, अगर आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर आए ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरी बीवी खुद मेरे पास आ जाए। अरे बकवास मत, अपनी बात से तू बाहर निकल रहा है। उत्तर यही है कि तू उसको जल्दी से जल्दी तलाक दे दे। तू कौन होता है ये बात करो है ना? क्यों अपनी औकात से बारे बकवास बंद कर? कौन है तू? तेरी बीवी का अगला अरे देख लूंगा तुझे। असलम और साजिद दस्तों गिरबां हो गए थे और आमने सामने आकर भी असलम ने साजिद को धमकी दी थी कि वो उसके घर के आसपास भी दिखाई न दे। लेकिन क्या वो इसकी बात पर अमल करता हुआ नजर आ रहा था? उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया था, बल्कि वो असलम को दानिया को तलाक देने का मशवरा दे रहा था और उसी बात पर उनकी हाथापाई भी शुरू हो गई थी। क्या ये लड़ाई कोई रंग लाएगी? क्या असलम और साजिद की लड़ाई किसी की जान ले लेगी या फिर असलम गुस्से से अपनी बीवी को ही कत्ल कर देगा? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी साजिद और असलम की तल्ख कलामी और एक दूसरे को दी जाने वाली धमकियों की। असलम के लाख समझाने और धमकी देने के बावजूद साजिद अपने अमल से बाज न आया था और वो दानिया से मिल रहा था। दानिया ने भी साजिद को बता दिया था कि उसके भाई अनवर ने भी दानिया को उससे बाज आने को कहा था, लेकिन वो भी इश्क में अंधी हो चुकी थी। ना तो उसको अपने बच्चे दिखाई दे रहे थे और ना ही असलम की 13 साला रिफाकत उसको रोक रही थी। अगर असलम और अनवर उनको नहीं रोक पा रहे थे तो क्या होगा इसका अंजाम? क्या वो इनको राजी कर पाएंगे? क्या दानिया को हो जाएगी तलाक और साजिद और दानिया कर लेंगे शादी? लेकिन ये सब अभी तो नामुमकिन ही नजर आ रहा था। अब क्या किया जाए?
फिक्र ना करो, हर चीज का हल होता है। उसने भाई को बता दिया है और भाई मुझे धमकी देकर गए हैं। तुम्हारे भाई को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हारे शोहर का कुछ ना कुछ तो करूँगा। मुझे तो अब डर लगने लग गया है। अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। अब हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम पर भरोसे की वजह से तो इतना बड़ा कदम उठाया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने शोहर को जहर दे सकती हो? कैसी बातें कर रहे हो, सीधा शक मुझ पे जाएगा। हाँ ये तो है। क्या उसे मारना चाहते हो? मजबूरी है, और तो कोई हल नहीं, क्या करें? मैं तो कहती हूँ कोई और हल सोच लो। सोचता हूँ इस मोहब्बत में किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। खून खराबे के बगैर हो जाए तो ज्यादा ठीक है। तलाक तो तुम्हें वो देगा नहीं, और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। रह तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं सकती। जो भी हल निकालना है जल्दी निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले ये करो, असलम और अनवर को लगना चाहिए कि तुमने उसकी बात मानी। मतलब? फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें क्या करना। नाजरीन, जहां असलम और अनवर अपनी कोशिश कर रहे थे, वहीं पर साजिद और दानिया भी अपनी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन मोहब्बत जैसे अहम जज्बे की मौजूदगी में उनके अज़ाइम ख़तरनाक नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो असलम की जान लेने के दर पे हो चुके थे। साजिद का ख्याल था वो असलम को मार दे या मरवा दे ताकि रास्ता साफ हो जाए, और उसकी मौत के बाद दानिया खुद मुख्तार हो जाएगी तो वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ इंसान सोचता है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही कुदरत की तरफ से भी वक़ूअ पज़ीर हो। क्या जो साजिद ने सोचा था वैसा ही होने वाला था, या मामला उसके बिल्कुल उलट था? वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो? बड़ा खुश लग रहा है। हाँ बस आ जा। एक बात तो बता, हाँ उसके रवैये में कोई फर्क लग रहा है? हाँ भाई, मुझे लगता है ना तुम्हारे समझाने की वजह से ना बात उसकी समझ में आ गई है। और मुझे उम्मीद थी कि भाई की बात को वो रखे, लेकिन भाई मुझे लगता है साजिद का कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो तो फिक्र ना कर, ये मामला जरा ठंडा हो जाए ना तो उसको भी देखते हैं। क्या मतलब देखते हैं? ये असलम और जिसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है उसका जिंदा रहना तो नहीं बनता। कोई घबरा मत। लेकिन भाई ये तो सीधा सीधा मुझ पर शक होगा सबका। नहीं, हमें तुझ पर शक होगा। कोई हम कोई रुकवा ही ऐसा बना दे। ये बात ठीक है, उसने जो किया है ना उसका बनता यही है। चुप रहना अब तूने बस। तुझे जल्दी खबर मिल जाएगी कि उसका किस्सा तमाम हो गया। अल्लाह करे। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करने में मसरूफ हो चुकी थी। घर में असलम और दानिया के मामलात भी नॉर्मल हो चुके थे। लगता था जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन दोनों फ़िरक़ैन अंदर से नॉर्मल नहीं हुए थे और अपने अपने मकासद के हसूल के लिए कोशां थे। अब किसकी प्लानिंग पहले कामयाब होती है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बस जिस बात की खबर नहीं थी वो ये कि दोनों के जहन में चल क्या रहा था, प्लानिंग थी क्या, और क्या दोनों फ़िरक़ैन में से किसी एक की प्लानिंग कामयाब होने वाली थी या फिर दोनों ही नाकामी से दो चार होने वाले थे। आने वाले चंद दिन बड़े ही खतरनाक थे।
गई? कुछ नहीं, मुझे छोड़ो, तुम बताओ। 3-4 दिन हो गए, तुम्हारा काम नहीं लग रहा? नहीं, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अनवर भाई से कहना था, वो भी ढूंढ देते। कहा है उन्हें, बता देंगे मुझे। इसका फोन है? नंबर नहीं ऊपर आ रहा, देखता हूँ अभी। हेलो, असलम मिस्त्री बात कर रहे हैं? जी जी, मैं असलम बोल रहा हूँ। मैंने अपना 10 मरले का घर तैयार करवाना, अभी आ सकते हो? अभी? हाँ अभी। मैं चाहता हूँ तुम प्लॉट देखकर मुझे बताओ कितना मटेरियल चाहिए, ताकि मैं सब चीज़ का बंदोबस्त करके रखूं। ठीक है जी, आ जाता हूँ, पर आना कहाँ होगा? हाँ, साथ वाले गांव में आ जाओ, नज़ीर के डेरे पर। ठीक है जी, आ जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? लो, नाम पूछना तो मुझे याद ही नहीं रहा। पर एक बात है, बहुत बड़ा काम मिला है। अगर शुरू हो गया ना तो 2 महीने की पक्की दिहाड़ियां हैं। हर वक्त दिहाड़ी पे काम करते रहते हो, अब ठेके पे काम करना शुरू कर दो। मेरा ज़मीर नहीं मुतमईन होता, उसमें बेईमानी करनी पड़ती है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। और इधर आओ सारे, इधर आओ। और तुम्हारे अब्बे को एक बहुत बड़ा काम मिला है। मेरी जान, मैं ना काम देखने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों ने दुआ कर। दानिया, शाम तक आ जाऊंगा। अल्लाह तुम्हारा हामी। अल्लाह हाफिज। अम्मा के पास बैठो, तंग नहीं करना। चलो इधर बैठो मेरे पास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस फोन करने ही लगा था। भाई वो ना साथ वाले गाँव में ना, वहाँ पे बहुत बड़ा काम है, तो मैं जरा वो लोकेशन भी देखने जा रहा हूँ और बंदे से भी मिल रहा हूँ। मैं चलूँ साथ? नहीं नहीं, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं बस यूँगा और 2 घंटे में वापस आया। चल जैसी तेरी मर्जी, ध्यान से जाओ और ख्याल रखिए अपना। हाँ, और बच्चों का भी ख्याल रखना। दानिया, मैं बस आया। अल्लाह तुम्हारा हामी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? तेरा अल्लाह का, आप ठीक है? असलम को कितने दिनों से काम नहीं मिला था, लेकिन अचानक शाम से पहले उसको फ़ोन कॉल आई थी कि एक काम है, साथ वाले गांव में जगह है जो देखनी है और अंदाज़ा लगाकर बताना है। वो भी खुश था कि एक लंबा काम हाथ लगा है। लेकिन दानिया क्यों खुश नज़र आ रही थी? मौजूदा हालात में तो दोनों पार्टियां ठंडी हो चुकी थी और कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था या फिर कर पा नहीं रहा था। ये फ़ोन कॉल किसकी थी? कहीं ये असलम की मौत का परवाना तो नहीं था? क्या राज था इस कॉल के पीछे? आइए देखते हैं। वालेकुम जी। तो जी आपने मुझे बुलाया था, कहाँ है आपका प्लान? तू तो सिर्फ धमकियां देता है ना, अमल तो मैं तुझे करके दिखाऊंगा। तो तुमने ये सारा प्लान मुझे मारने के लिए बनाया है? शाम के वक्त कौन यहाँ पे प्लाट दिखाता है किसी को? हाँ हाँ, प्लाट तो है, मगर तेरी मौत का। चल भाग भाग, कहाँ तक भागता है तू? भाग! देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है,
अब तो मेरी बीवी भी तुम्हें भूल चुकी है। हमारी जिंदगी में तुम्हारा अब कोई अमल दखल नहीं है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास लौटी नहीं थी, मैंने उसे कहा था कि तुम जाओ। वो तो तुम्हारा मरने का इंतजार कर रही है कि कब तुम मरे तो मैं उसके पास पहुंचूं और उससे शादी कर लूं। हाँ, झूठ बोलते हो तुम, बकवास करते हो। झूठ बोल रहा हूँ। जी मेरी जान, काम हो गया? हाँ, बस तुम्हारा शोहर अपनी मौत से थोड़ा से दूर है। खत्म कर दे इसको। हाँ, बोल अब, बोल। मैंने तुझे कहा था ना, ये तलाक दे दे, ये तलाक दे दे। दानिया की बेवक्त मोहब्बत ने उसके शौहर की जान ले ली थी। साजिद ने अपनी तरफ से तो फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन जब असलम रात गए तक घर नहीं आया तो अनवर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उधर जिस दौरान साजिद असलम को मार रहा था, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस वाले भी गुजरे थे, जिन्होंने शाम में खेतों में बैठे आदमी को देखकर पूछा, क्या कर रहे हो? जिस पर साजिद ने कहा कि खेतों को पानी देने की तैयारी कर रहा हूं। इस वजह से पुलिस को जल्दी शक हुआ और अगले ही दिन असलम की लाश उन्हें खेतों से बरामद हुई। अनवर के बयान पर साजिद को गिरफ्तार किया गया और जब तफ्तीश की गई तो ये बात सामने आई कि उसकी बीवी दानिया और साजिद ने मिलकर प्लान बनाया था और इसी हिसाब से एक मजदूर आदमी को शौहर होने की सजा सुना दी गई। रिश्ते बड़े काबिले एहतराम होते हैं और जुर्म, याद रखिए, इंसानी मुआशरे में नमक के बराबर भी नहीं होते। लेकिन ये हमें सिर्फ मोहतात करते हैं और हमें इनसे सीखना भी यही है कि अपने रिश्तों से प्यार करें, लेकिन ध्यान ज़रूर रखें और एहतियात करें। असलम की जान हरगिज़ ना जाती अगर वो ये सोच लेता कि शाम के वक्त जाना मुनासिब है या नहीं, या इस एंगल पर सोच लेता कि साजिद तो दुश्मन है मेरा, वो वक्त बेवक्त निकलने का फ़ायदा ना उठा ले। बहरहाल नाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।